सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। हरियाणा जीके की जो लास्ट 5 ईयर की हमारी सीरीज चल रही है, इसके अंदर जो है आज हम कौन सा भाग डिस्कस करने वाले हैं, 131वां भाग जो है डिस्कस करने वाले हैं। बहुत जल्द हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जिसके बाद जो है हम इंडिया जीके जो है स्टार्ट करने वाले मेरे भाई। ठीक है, इंडिया जीके स्टार्ट करने वाले हैं। और एक और गुड न्यूज़ आपको पता चल गई होगी हरियाणा पुलिस के बारे में। ठीक है, हरियाणा पुलिस के बारे में एक और चीज़ आपको पता चल गई होगी। अब एज रिलैक्सेशन दिया गया है 3 साल का मेरे भाई। ठीक है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि 2022 के बाद में ना जो है वैकेंसी सीईटी की जो है अब 2025 में आई है। इस वजह से जो है ये 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। ये अच्छी बात तो है, लेकिन उन लोगों को जो है चिंतित होना चाहिए। किन लोगों को चिंतित होना चाहिए? जिनके 50 से 55 मार्क्स के बीच में है ना। देखिए, मैं डरा नहीं रहा, आपको जो है सच्चाई से अवगत करवा रहा हूँ। ठीक है, इन बच्चों के लिए जो है ये कॉम्पिटिशन अब जो है तगड़ा हो चुका है। ठीक है, कंपटीशन क्या हो चुका है, हाई हो चुका है भाई। ठीक है, अब जो है हाई हो चुका है, क्योंकि 2022 वाले बच्चे भी जो है अब इसके अंदर बैठेंगे, 2023 वाले भी बैठेंगे, और 2024 के तो बैठेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो कट ऑफ आपकी जा सकती है ना, कट ऑफ थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। पिछली बार कितनी गई थी? 71 गई थी। कब गई थी? 2024 में गई थी। अब अगर आपकी कट ऑफ 73 से 75 जाती है ना, तो इसमें जो है कोई भी शौक होने वाली चीज़ नहीं है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल पॉसिबल है कि 73 से 75 आपकी कट ऑफ जा सकती है। अब आप देख लेना, जो 50-55 वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इस 73 से 75 टारगेट पर पहुंचने के लिए। टारगेट 75 का ही लेके चलना। पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं, 70 वाले जो है कुछ मतलब लेके चलना कि 70 वाले आ जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें देखिए जो है एग्जाम लेवल पर डिपेंड करती है कैसा आपका एग्जाम आता है। बट फिर भी मेरा जो सजेशन है आपको 75 जो है आप अपना टारगेट मान के चलिएगा। इसमें कोई शौक वाली बात नहीं है अगर 73 से 75 आपकी कट ऑफ चली जाएगी। तो इसके लिए आपको तैयारी भी ऐसी करनी चाहिए। तैयारी आपको बिल्कुल जीरो से करनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक से करनी चाहिए, तभी जाके जो है आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। देखिए, अभी से अगर आप MCQ लगाना स्टार्ट कर देंगे तो मैं पहले बता देता हूँ, हर चीज़ जो है MCQ में नहीं करवाई जा सकती। और वैसे भी YouTube पर MCQ होते कितने हैं? 10, 15, 20, बस इतने MCQ हो सकते हैं। मैराथन क्लास में कितनी हो जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। बस उसी को एक्सप्लेनेशन करने में जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाता है। और उन 100-200 क्वेश्चनों में जो है भाई, 100 से 200 क्वेश्चनों में जो है एक डिटेल्ड चैप्टर नहीं करवाया जा सकता। ये दिमाग में आप अच्छे तरीके से कवर कर लो ये चीज़। ठीक है, जब तक आप डिटेल्ड चैप्टर नहीं कवर करोगे ना, एवरीथिंग MCQ क्वेश्चन जो है आप नहीं कर पाएंगे। ये सच्चाई है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल आपको आपकी सच्चाई दिखा रहा हूँ, आपको आपका आईना दिखा रहा हूँ। 2 महीने एग्जाम से पहले यकीन मान के चलिए, आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा ना, थोड़ा सा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। जब आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा ना, किसका रिटर्न एग्जामिनेशन? हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन या तो आपका मार्च एंड में होगा। ठीक है, या तो आपका मार्च एंड में होगा, या फिर आपका जो है कब होगा, या फिर आपका अप्रैल में होगा। चलिए मान के चलते हैं आपका जो एग्जाम है वो 1 अप्रैल को होना संभावित है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को होना संभावित है, तो कितने दिन बचे हुए हैं? 28 दिन फरवरी के लगा लो, और 30 दिन जो है आगे मार्च के लगा लो। तो कितने हो गए? 28 और 30 हो गए 58 हो गए। ठीक है, तो मोटा मोटा 60 दिन आप मान के चलो, और 60 दिन में बिल्कुल तैयारी की जा सकती है। 40 दिन आप जो है किस में लगा दो? 40 दिन आप थ्योरी में लगा दो। ठीक है, थ्योरी को कंप्लीट करने में लगा दो 40 दिन। अब 40 दिन मैंने ज़्यादा बता दिए, लेकिन इन 40 दिनों में थ्योरी ऐसी आप रट के फेंक दो, ऐसे दिमाग में सेट कर लो कि एक बार रट ली, अब MCQ कहीं से पूछ ले पूरे चैप्टर में से, हमारा गलत नहीं होएगा मेरे भाई। ठीक है, ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 60 दिन का रोड मैप आप अपने दिमाग में सेट कर लो। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सारी लॉजिकल चीज़ें बता रहा हूँ। क्यों हो सकता है अप्रैल में आपका एग्जाम? क्योंकि देखिए अभी तक कोई फिक्स नहीं हुआ है। 30 जनवरी तक तो जो है आपका जो ये टेंट वगैरह जो है ना, और जो ग्राउंड वगैरह है वही फिक्स किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि होते ही 5 फरवरी से आपके जो है ये शुरू कर दिया जाए। ठीक है, टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। फिर भी मैं एक अंदाजा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, मार्च के एंड या फिर डेफिनेटली, और मार्च में जो है बोर्ड एग्जाम्स में होते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन है मुझे लग रहा है अप्रैल में होना संभावित है मेरे भाई। ठीक है, बाकी जो होगा वो सबके लिए होगा। कोई ऐसा नहीं है कि आपके लिए अकेला आपका जो एग्जाम है वो मार्च में होने वाला है। तो आपको तैयारी ऐसी ही करनी चाहिए भाई। 75 पर अगर आपको पहुंचना है ना, तो तैयारी भी आपको सॉलिड करनी पड़ेगी, जीरो से करनी पड़ेगी, बेसिक से करनी पड़ेगी। ये जो 142 शिफ्ट मैं हरियाणा जी के दे रहा हूँ ना, ये आपको डेफिनेटली देखनी पड़ेगी मेरे भाई। इनको देखे बिना आप भूल जाना कि हरियाणा जीके की हर चीज़ हमने पढ़ी है मेरे भाई। ठीक है, ये कड़वा सत्य है, लेकिन सत्य अगर कड़वी घूट अगर आज आप पी लोगे ना, तो एग्जाम में ना बहुत सारी चीज़ें आपको मीठी लगने वाली है मेरे भाई। वरना अगर आप आज मीठा खा लोगे ना, ऊपर का खा लोगे, लेकिन एग्जाम दे दिया उसने गहराई से ढूंढ के ले आया नीचे से क्वेश्चन, फिर कैसे करोगे? वो चीज़ आपको कड़वी ही लगेगी। इसीलिए आज आपको सारी सच्चाई
बता रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। जो सीरियस कैंडिडेट है डेफिनेटली इन चीज़ों पे गौर करेगा और खुद से भी सोचने की कोशिश किया कीजिए यार ये चीज़ें, ठीक है। आपके अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी क्वालिटी आपके अंदर भरी पड़ी है, बस आप जो सही टाइम होता है ना उसको गलत जगह इन्वेस्ट करते हो, बस यही एक डिफरेंस है मेरे भाई, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप हमारे साथ जुड़ के, मेरे साथ जुड़ के जो है ये सारी चीज़ें बेसिक से कर सकते हैं, डिटेल से कर सकते हैं और सीक्वेंस वाइज कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। 17 अगस्त से बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ और कंसिस्टेंसी बना के रखिए, आपको भी बस अगले 60 दिनों तक जो है ऐसे ही कंसिस्टेंसी बनाई रखनी है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा जो 131वां पार्ट है ये हम डिस्कस कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि हमारे पास जो है जगह बच जाए। बहुत सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, आपने देखा भी होगा। हरियाणा जी के हमारी ऑलरेडी खत्म होने वाली है 142 शिफ्टों तक। एग्रीकल्चर वाला पार्ट जो है मैं कंप्लीट करवा चुका हूं और कंप्यूटर वाला भी फरवरी के स्टार्टिंग तक जो है एंड हो जाएगा, वो भी बिल्कुल सीक्वेंस वाइज और जीरो से चल रहा है। एवरीथिंग आपको पेड वाली चीज़ें जो है यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बस आपको इनको पिकअप करना है, अपने दिमाग में सेट करना है, कैसे ही कर लो मेरे भाई, ठीक है। अब मैंने चीज़ आपको दे दी है, या तो आप फ्री चीज़ ले लो कोई दिक्कत नहीं है, या तो फ्री वाली मेरे से ले लो, या फिर पेड वाली ले लो भाई। पेड वाले कोर्स आपको मिल जाएंगे, 499 का भी मिल जाएगा, 999 का, बस फर्क आपका है कहीं से पढ़ लो, आपको सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप पेड ले रखे हो या फिर आपने फ्री वाले मेरे से तैयारी कर रहे हो, बस आपका एक फोकस होना चाहिए, आपको सिलेक्शन लेना है 2026 हरियाणा पुलिस में मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, तो एज रिलैक्सेशन जिनको मिला है ना उनको लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा भाई, अंतिम चांस है आपके पास, अपनी जी जान लगा दो इसमें। इसके बाद आपको वही भर्ती मिलेगी जो नॉर्मल होती है सीईटी मेंस की, वहां पर आपको 70+ मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तभी जो है आपका नाम मेंस में आएगा मेरे भाई। तो आपके लिए भी गोल्डन चांस है, जिनको 3 साल की एज में छूट मिली है वो भी अपनी जी जान लगा दो मेरे भाई। और उनसे ज्यादा जी जान लगानी है जो बच्चा +2 वाला है, या फिर जो बच्चा जो है नया नया है, अपनी पहली बार दे रहा है, उसके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। पानीपत के डैश युद्ध में अफगानों ने जो है मराठों को पराजित किया था, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं भाई पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं और आई होप आपके दिमाग में ये चीजें छप गई होंगी, ठीक है। पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल को, ठीक है। थोड़ी सी चीजें रिकॉल कर लेते हैं। पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल को, दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर को, और तीसरा युद्ध हुआ था कब हुआ था, 14 जनवरी को हुआ था, ठीक है। 14 जनवरी को हुआ था। इनके जो है आपको पता होगा ये 1526 में हुआ था, ये 1556 में हुआ था, और ये 1761 में हुआ था। इसी तीसरे युद्ध की ये बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगानों ने जो है मराठों को पराजित किया था मेरे भाई, ठीक है। सदाशिवराव भाऊ इनके जो है लीडर होते थे मराठों के। और एक और चीज आपको बता देता हूं, जो 1750 का आसपास का टाइम था ना, 1750 के का समय था, इस समय जो है मराठों का नियंत्रण होता था भाई। किसका होता था, मराठों का नियंत्रण होता था हरियाणा पर। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती थी भाई, वास्तविक कैसे लिखेंगे, वास्तविक, ये भी आप याद रखना, कई बार पूछ लेता है। वास्तविक सत्ता किसके हाथों में होती थी, मुगलों के ही हाथ में होती थी, ये आप अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। 1725 के आसपास जो है हरियाणा दिल्ली के ऊपर राज तो जरूर जो है कुछ क्षेत्रों पर मराठों का होता था, लेकिन वास्तविक सत्ता जो है किसकी होती थी, मुगलों की होती थी। ये कब ढही थी, आपको लगता होगा 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। यहां पर लिख देता हूं औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है ये मुगल साम्राज्य बिखरना स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये बना रहा था, ठीक है। बिखरना स्टार्ट हो गया था लेकिन ये जो है बना रहा था। वास्तविक सत्ता इन्हीं के मुगलों के समय में थी। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए अंग्रेजों से पहले जो है वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी, तो आपको बताना पड़ेगा मुगलों के ही हाथ में थी मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि मुगलों के हाथ में क्यों थी, क्योंकि आप आगे देखेंगे ना, कौन सा युद्ध देखेंगे, 1857 की जब क्रांति देखेंगे तो वहां पे वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी, बहादुर शाह जफर के हाथ में थी, ठीक है। बहादुर कैसे लिखेंगे, बहादुर शाह जफर, इसको क्या बोलते थे बहादुर शाह द्वितीय भी इसको बोलते थे, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय, इसी का जो है वास्तविक सत्ता इसके हाथ में थी। और क्या नाम था, इसको 1858 में जो है रंगून भेज दिया था, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता भी होगी, इसको जो है 1858 में रंगून भेज दिया था, और 1862 में जो है इसकी वहां पर मृत्यु भी हो गई थी। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे पढ़नी है, तब जाके जो है भाई सिलेक्शन वाली लाइन में आप अपने आप को खड़ा देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। ऐसे पढ़ना पड़ेगा, अभी पढ़ लो, बाद में पढ़ लो, मुझसे पढ़ लो, किसी से पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ना ऐसे ही पड़ेगा मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, डिटेल से यहां पे लिख दिया है, इनको आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी काफी रिपीटेड है, लेकिन हर बार आप ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। 4 डेट यहां पर आपको बताऊंगा, बस वो 4 डेट आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, हुकुम सिंह समिति,
ठीक है। हुकुम सिंह समिति कब गठित की गई थी? 23 सितंबर 1965 को जो है ये गठित की गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी भाई? इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मार्च 1966 में जो है इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसके बाद जो है इसी ने जो है भाई सुझाया था कि भाई एक जो है शाह आयोग का गठन कर दो। ठीक है, शाह आयोग का गठन क्यों किया गया था? क्योंकि हरियाणा की सीमा निर्धारित करने के लिए जो है शाह आयोग का गठन किया गया था। ये कब किया गया था? तो ये 23 अप्रैल को गठन किया गया था। ठीक है, 23 अप्रैल का 1966 को इसका जो है गठन किया गया था। उसके बाद इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो 31 मई 1966 को प्रस्तुत की थी। 1966। बस ये 4 लाइन याद कर लेना, यहां से बाहर एग्जामिनर नहीं जाता है, घूम फिर के यही क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है मेरे भाई। ठीक है, बस ये 4 लाइन अपने दिमाग में रट्टा मार लो, क्या हो जाएगा? शाह समिति जो है यहां पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? डैश में मोहम्मद गोरी द्वारा हरियाणा के अंतर्गत क्षेत्र को जीता गया था। तो आप सभी जानते हैं भाई मोहम्मद गोरी और जो पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है 2 युद्ध लड़े गए थे तराइन के। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? यहां पे लिख देता हूं, तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था 1191 में। ठीक है, दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का 1192 में लड़ा गया था। यहाँ पे जो है पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पीआरसी से समझ लेना पृथ्वीराज चौहान, और यहाँ पे मोहम्मद गोरी जीत गया था, यानी कि एमजी से समझ लेना मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो यहाँ पे मोहम्मद गोरी जीत गया था, यहाँ पे जो है पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। दोनों में एक चीज कॉमन थी, क्या थी? जयचंद। जयचंद। ठीक है, यहाँ पे जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था और यहाँ पे जयचंद ने जो है मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। और यहाँ पे भी एक कॉमन चीज थी, क्या कॉमन चीज थी? इनकी बेटी संयुक्ता थी। ठीक है, संयुक्ता इनकी बेटी थी। इसको जो है पृथ्वीराज चौहान भगा के ले गया था, लव मैरिज कर ली थी, जिससे ये गुस्सा हो गया था। ये सारी स्टोरी आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। फिर जयचंद को भी उसकी करनी का फल मिल गया भाई। कब मिला? 1194 में जो है इसको चंदावर का युद्ध में जो है मिल गया फल, चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर का युद्ध में फल मिल गया, इसको भी जो है मार डाला मोहम्मद गोरी ने मेरे भाई। ठीक है, तो ये आप याद रखना, मोहम्मद गोरी द्वारा हरियाणा के अंतर्गत क्षेत्र को जीता गया था। कौन सा जीता गया था? तो तराइन की, पानीपत की दूसरी लड़ाई, तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये तराइन की दूसरी लड़ाई जीतने का क्या मतलब था मोहम्मद गोरी का? क्योंकि जो हरियाणा पे ये पृथ्वीराज चौहान का होता था ना, तो ये जो हांसी का किला होता था ना, इसका मेन मकसद, मेन किला कौन सा होता था? हांसी का असीगढ़ किला। ठीक है, ये आपने सुना भी होगा, असीगढ़ किला, असीगढ़ किला। इसको क्या बोलते हैं? इसको तलवारों का किला भी बोलते हैं। ठीक है, जब ये चले गए ना, ये हाथ से चले गए, तो पश्चिमी द्वार जो है इनके लिए खुल गए थे। ठीक है, तुर्कों के लिए खुल गए थे। और पश्चिमी दरवाजे खुलने का क्या मतलब था? यानी कि दिल्ली के दरबार जो है इनके लिए खुल गए थे। यहां पर जाके दिल्ली में आराम से जाके ये बैठ गए मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला गया है हरियाणा राज्य में फरवरी 2019 में किस आयोजन के लिए महाराष्ट्र थीम राज्य चुना गया था? तो आप सभी जानते हैं भाई सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला आयोजित किया जाता है 2000 फरवरी के महीने में। ठीक है, ये सारा चीजें मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस आपको पढ़ना है। सारी स्टैटिक जीके हैं, साथ में मैंने अपडेटेड यानी कि वर्तमान करंट अफेयर भी इसके अंदर जोड़ दिया है, बस आपको याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले से संबंधित। सबसे पहले आपको याद रखना है आयोजन कहाँ किया जाता है? तो फरीदाबाद जिले के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, आयोजन का समय आप सभी जानते हैं, प्रतिवर्ष जो है फरवरी 1 से 15 फरवरी के महीने में जो है इसको आयोजन किया जाता है। प्रथम आयोजन आप सभी जानते हैं 1987 में पहली बार आयोजन किया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसे 2013 में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में जो इसको अपग्रेड किया गया था। सूरजकुंड मेला यानी कि 2026 जनवरी चल रहा है, अगले महीने में जो है ये आयोजित किया जाएगा, इसीलिए मैंने अपडेटेड यहाँ पे चीजें कर दी हैं। सूरजकुंड मेला 2026 39वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन अभी रिकॉर्ड कर लो, वीडियो रिकॉर्ड कर लो या लिख के ले लो। ये क्वेश्चन HSSC 2026 में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। बताइए सूरजकुंड मेला जो 2026 आयोजित किया गया था, ये कौन सा एडिशन था, यानी कि कौन सा संस्करण जो है सेलिब्रेट किया गया है? ठीक है, 39वां संस्करण आयोजित किया गया है। तारीख 31 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। थीम राज्य जरूर याद रखना, यह भी पूछा जाएगा। 2026 के लिए उत्तर प्रदेश और मेघालय थीम राज्य जो है चुने गए हैं। और भागीदार राष्ट्र की बात करूं तो 2026 के लिए मिस्र जो है भागीदार राष्ट्र है भाई। ठीक है, ऐतिहासिक संदर्भ याद रखना, सूरजकुंड झील का निर्माण आप सभी जानते हैं तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने जो है करवाया था। ये सारी जानकारी अगर आप अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, चाहे भले कहीं से क्वेश्चन पूछ लो, इससे बाहर जाएगा ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, 1 नंबर यहां से आपका पक्का हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बस दिमाग में सेट कर लो ये सारी चीजें। आगे चलते हैं
और ऐसे ही सीक्वेंस वाइज आप पढ़ेंगे ना तो यकीन मानिए ना तो आप कभी पजल होंगे, ना ही आपको कभी कोई ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। ट्रिक वाली चीज़ें मुझे लगता है कुछ समय के बाद ना इंसान भूल जाता है, लेकिन जो सीक्वेंस पढ़ी हुई चीज़ें होती है ना वो इंसान कभी भी नहीं भूलता। लॉन्ग लास्टिक चीज़ें होती हैं वो मेरे भाई, समझ गए। और जब एग्जामिनेशन में मतलब एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे ना आपके क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सीक्वेंस वाइज ही निकल के आएंगी। ये चाहिए करके देख लेना, मेरे को पता है इस चीज़ का, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज चीज़ें बहुत बहुत जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट करती हैं आपके एग्जाम में मार्क्स को, ठीक है। क्योंकि एक सारी चीज़ें एकदम से आएंगी ना तो वो पजल कर देती है, कहीं ना जल्दबाजी में आप जो है क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत कर देते हैं। इसीलिए जो है धीरे धीरे चीज़ें एक साथ जो है लाइन में आएंगी ना तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, फरवरी 2019 में, ठीक है, फरवरी 2019 में हरियाणा के हिसार जिले में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसको आप स्किप कर देना, ठीक है, इसको आप स्किप कर देना। क्यों कर देना, क्योंकि ये 2019 का करंट अफेयर है। अभी वर्तमान में जो नेशनल करंट अफेयर मैं करवा रहा हूं ना 2024-25 का, उसको कंप्लीट देख लेना और इसके बाद ठीक मैं हरियाणा का जो है नेशनल करंट अफेयर करवाऊंगा 2024-25 का, ठीक है, उसको देख लेना। बाकी इतना पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से फंसाएगा 2024-25 से करंट अफेयर के क्वेश्चन हरियाणा एग्जामिनर, ठीक है, HSSC वाला। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है 14 नवंबर 2019 को हरियाणा कैबिनेट में महिला और बाल विकास राज्य मंत्री, तो वर्तमान में आपको ये याद रखना है, ठीक है, महिला और बाल विकास राज्य मंत्री, यहाँ पे लिख देता हूँ 2026, ठीक है। जनवरी 2026 तक कौन है, तो जनवरी 2026 तक हो जाएंगी श्रुति चौधरी, ठीक है, श्रुति चौधरी जो है वर्तमान में जो है ये महिला और बाल विकास मंत्री हो जाएंगी, ठीक है। डोंट वरी, जैसे 2024 के मैंने सारे अपॉइंटमेंट्स आपको करा दिए ना, वहाँ पे लोकसभा बता दिया है और सबके पास कौन कौन सा जो है मंत्रिमंडल है वो भी मैंने बता दिया। ऐसे ही जब हम हरियाणा का करंट अफेयर करेंगे ना तो वहाँ पर हरियाणा विधानसभा मंत्रिमंडल में सारा करवा दूंगा आपको, वहाँ से हम सारा देख लेंगे किस बंदे के पास कौन कौन सा जो है विभाग है मेरे भाई, ठीक है। सारी चीज़ें पता चल गई, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह दूंगा, बिल्कुल फ्री दूंगा और बिल्कुल पेड वाली दूंगा, बस आपको पिक करना है, बस आपको अपने दिमाग में वो सेट करना है मेरे भाई, ठीक है। ये यहाँ पे देख लेना 2026 में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है हरियाणा की शूटिंग चैंपियन मनु भाकर ने 2018 में किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो करंट अफेयर है ना, ये हम यहाँ से क्या उठाएंगे, हम सिर्फ यहाँ पे स्टैटिक जीके उठाएंगे। स्टैटिक जीके बहुत पूछी जाती है, यकीन मानिएगा। अब आपसे स्टैटिक जीके क्या पूछी जाएगी, बताइए मनु भाकर का जन्म कब हुआ। तो मनु भाकर का जन्म आपको याद होना चाहिए 2002 में मनु भाकर का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ, झज्जर के गोरिया गांव में हुआ, ठीक है, झज्जर के गोरिया गांव में हुआ। गोरिया कैसे लिखेंगे, गोरिया, ठीक है, गोरिया गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। और इनके जो आपको स्पोर्ट्स इवेंट्स देखने हैं ना तो वो 2024-25 के याद रखने हैं, 2018-19 के याद नहीं रखने हैं, क्योंकि वो पुराना करंट अफेयर हो गया। अभी अगर आपसे मनु भाकर का पूछेगा ना, भी बताइए इसने 2024-25 में कौन सा गोल्ड मेडल जीता, कहाँ जीता, तो ये 2024-25 से ही जीतेगा, ठीक है। उसका एक प्रूफ मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये रहा, देखो ये क्वेश्चन डेफिनेटली जो है आपसे पूछा जाएगा, आप चाहे लिख लेना। 2024 पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 कांस्य पदक, एक व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल और एक मिश्रित टीम स्पर्धा में जीतकर जो है इतिहास रचा। वे एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली जो है स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बनी है। इसको अच्छे से दिमाग में डाल लेना। अभी बता देता हूं, हरियाणा करंट अफेयर के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाने वाला है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, डैश का जश्न मनाने के लिए हरियाणा के पुरुष और महिला दोनों द्वारा नृत्य किया जाता है। तो भाई कौन सा नृत्य है जो दोनों के द्वारा किया जाता है, तो फाग नृत्य हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। फाग नृत्य को क्या बोला जाता है, तो फाग नृत्य को भाई मेरे भाई एक सेकेंड, ये फाग नृत्य हो जाएगा, ठीक है। फाग नृत्य को क्या बोला जाता है, तो फाग नृत्य को जो है होली नृत्य भी बोला जाता है, ठीक है, होली नृत्य बोला जाता है। और होली नृत्य में जो है पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, नृत्य का नाम फाग नृत्य हो जाएगा। अवसर यह मुख्य रूप से होली के त्यौहार पर किया जाता है। सहभागिता इसमें पुरुष और महिला दोनों एक साथ जो है मेरे भाई भाग लेते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया हरियाणा पर्यटन विभाग और अन्य निकायों के प्रयासों से किस सांस्कृतिक उत्सव की स्थापना की गई है जिसका लक्ष्य विलुप्त आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है।
विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके विभिन्न मार्शल आर्ट्स और लोक कलाओं को बढ़ावा देना है। तो किस सांस्कृतिक नृत्य के कारण जो है ये किया जाता है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव है, ये हरियाणा सरकार के द्वारा 1966 से जो है किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो है हरियाणा के विभिन्न जितने भी राष्ट्रीय खेल होते हैं ना वो सारे करवाए जाते हैं, जिससे हरियाणा की परंपरा जो है जीवित रह सके मेरे भाई। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है। ये देखो उद्देश्य क्या है, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है। उद्देश्य देख लेना, यहाँ पे लिख दिया है सारा। ठीक है, और स्थान यहाँ पे लिख दिया है, फरीदाबाद के पास बल्लभगढ़ में स्थित ऐतिहासिक राजा नाहर सिंह महल में ये आयोजित किया जाता है, और स्थापना इसकी शुरुआत 1966 में हुई थी। ये 2-3 लाइनें आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ये याद रखना, ये विलुप्त हो रही लोक कलाएं जैसे पारंपरिक संगीत हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गए, तलवारबाजी, लाठी खेल हो गया, ये 3 पॉइंट आप जरूर याद रखना। हाईलाइट कर देता हूँ, गेम आपको ये याद रखनी है, मार्शल आर्ट हो गया, तलवारबाजी हो गया, लाठी का खेल हो गया। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी ना, मैंने यहाँ पे 66 लिख दिया, कोई नहीं 66, यहाँ पे 96 कर लेना भाई। ठीक है, 1996 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, ये कर लेना 1996 में। और दो ये चीज़ होगी। तीसरा क्या याद रखेंगे, तीसरा जो है इसको कहाँ पर आयोजित किया जाता है ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो इसको जो है फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में स्थित ऐतिहासिक राजा नाहर महल सिंह में आयोजित किया जाता है। ये 3 लाइन जरूर याद रखना, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है बनाकर दे सकता है ये। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया चंद्रबरदाई डैश नामक अपनी रचना के कारण हरियाणा के प्रसिद्ध मध्यकालीन कवि बन गए थे। तो पृथ्वीराज रासो जो है इनके द्वारा लिखी गई थी, और ये पृथ्वीराज चौहान के जो है दरबारी कवि भी होते थे, और इनके जो है मित्र भी होते थे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया पूर्व स्वतंत्रता युग के दौरान हरियाणा के एक उर्दू कवि ने एक चिन्ह बनाया और शम्स उलेमा का खिताब जीता। उनकी रचना मुदस्सत आएगा यहाँ पे। ठीक है, मुदस्सस ए हाली को भावी मुस्लिम देश पाकिस्तान की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। उस कवि का नाम बताइए, तो उस कवि का नाम क्या हो जाएगा, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली हो जाएगा। 1837 में इनका जन्म हुआ था, पानीपत में इनका जन्म हुआ था, और शम्स ए उलेमा। ठीक है, कैसे लिखेंगे, शम्स ए उलेमा। ठीक है, शम्स ए उलेमा, इसकी उपाधि इनको अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी, 1904 में जो है इनको ये उपाधि दी गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं जरूर आप याद रखना है सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है, अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म 1837 में पानीपत जिले में हुआ था। शम्स उलेमा की उपाधि 1904 में जो है इनको दी गई थी, ब्रिटिश सरकार ने जो है इनको उपाधि दी थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं जरूर आप याद रखना, कोई भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, हमेशा HSSC इन्हीं में से कोई एक उठा के दे देती है। मुसद्दस ए हाली। ठीक है, ऊपर टाइपिंग मिस्टेक है, वो प्लीज आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो मुसद्दस ए हाली, यादगार ए गालिब, हयात ए जावेद, हयात ए सादी, मुकदमा ए शेरो शायरी, मजालिस उन निसा, तिरियाक ए मसूमम, मजूमम आएगा यहाँ पे। ठीक है, मजूमम। ठीक है, तिरियाक ए मुजुमम और दीवान ए हाली, ये सारी जो है रचनाएं किसकी हो जाएंगी, ये सारी रचनाएं जो है किसकी हो जाएंगी, अल्ताफ हुसैन हाली की हो जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें, आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही चीज़ें आपको बारीकी से पढ़नी है, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना बचे जो आपसे पूछ ले और आप ये सोचे कि यार मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए सारी चीज़ें आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, 12 में बोला गया पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से संदेश नामक एक हिंदी साप्ताहिक अपकार जो है शुरू किया था। तो आप सभी जानते हैं संदेश नामक समाचार पत्र जो है पंडित नेकीराम शर्मा ने 1930 में निकाला था। और कहाँ से निकाला था, भिवानी से निकाला था। और ये कैसा पत्रिका थी, तो ये साप्ताहिक थी। ठीक है, साप्ताहिक ये पत्रिका होती थी, यानी कि वीकली ये जो है पत्रिका होती थी मेरे भाई। ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में भी याद रखना, इनको हरियाणा के केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैन्य भर्ती का कड़ा विरोध किया था, और इन्होंने कहा था मुझे तो संपूर्ण भारत की पूरी भूमि चाहिए। 1887 भिवानी के कैलंगा गांव में जो है इनका जन्म हुआ था मेरे भाई। ठीक है, ये देखो आ गया यहाँ पे असीगढ़ का किला। ऊपर मैंने बताया था ना, असीगढ़ का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। ठीक है, इसको पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का किला हो जाएगा। और इसको जो है तलवारों का किला भी कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो। किले का नाम हांसी में स्थित असीगढ़ का किला, जिसे स्थानीय रूप से पृथ्वीराज चौहान का किला या पृथ्वीराज का किला भी कहा जाता है। ऐतिहासिक महत्व की बात करूं तो इस किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दौरान हुआ था। यह किला उनकी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सैन्य चौकी था। अन्य नाम इसे तलवार बनाने के उद्योग के कारण तलवार का किला भी कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ ठीक है, यहां तक चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया हरियाणा में स्थित डैश की श्रेणी के उत्तरी छोर में पृथक चट्टानी पहाड़ियां और टीले
देखने को मिलते हैं। तो हरियाणा में स्थित डैश की श्रेणी, तो आप सभी जानते हैं हरियाणा में कौन सी श्रेणी है भाई, एक तो जो है अरावली की श्रेणी है, और एक हरियाणा में कौन सी है, एक हरियाणा में जो है भाई शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, तो इनमें कौन सी कौन सी जो है श्रेणी में आपको चट्टानी पहाड़ियां और टीले देखने को मिलते हैं। ये शब्द याद रखना, टीले यहाँ पे दिया गया है मेरे भाई। टीले कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी में जो है देखने को मिलते हैं मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। टीले अपने वहाँ पे तो नहीं मिलते ना, शिवालिक जो है मोरनी हिल्स जो है पंचकुला में, वहाँ पे टीले थोड़ी हैं। टीले तो अपने यहीं पे है, कहाँ पर है, जो पश्चिमी हरियाणा है, जैसे कि महेंद्रगढ़ हो गया, हिसार हो गया, सिरसा हो गया, इसी साइड जो है टीले मिलते हैं, रेत के टीले जो मिलते हैं। समझ गए अब सारी चीजें, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, और मोरनी हिल्स कहाँ पर है, मोरनी हिल्स कहाँ पर है, मोरनी हिल्स पंचकुला में है मेरे भाई। ठीक है, मोरनी हिल्स कहाँ पे है, मोरनी हिल्स पंचकुला में हो जाएगी। सबसे ऊंची चोटी भी करो, जो कि यहीं पर स्थित है। ठीक है, 1467 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाएगी। और अरावली की बात करूँ तो अरावली की सबसे बड़ी चोटी कौन सी हो जाएगी, अरावली की सबसे बड़ी चोटी हो जाएगी ढोसी की पहाड़ी। ठीक है, ये हो जाएगी। और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 652 मीटर हाइट हो जाएगी। कहाँ पर है, नारनौल के कुलजातपुर गांव में जो है ये अवस्थित हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा बोला गया है, कौन सी नदी हरियाणा में राजस्थान में जो है प्रवेश करती है। तो कौन सी नदी है भाई, हरियाणा से आएगा यहाँ पे, राजस्थान में प्रवेश करती है, से आएगा भाई यहाँ पे। ठीक है ना, हरियाणा से राजस्थान में प्रवेश करती है, तो कौन सी नदी हो जाएगी, मारकंडा नदी। मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी है, ये तो खुद ही घग्गर की सहायक नदी है। हालांकि ये जाती है राजस्थान में, लेकिन डायरेक्ट राजस्थान में नहीं, डायरेक्ट खुद राजस्थान में नहीं जाती, ये घग्गर नदी के साथ यानी कि सहायक नदी बन के जाती है, इसीलिए ये नहीं होएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। घग्गर नदी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घग्गर नदी का आप सभी जानते हैं कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के शिवालिक से निकलती है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी से निकलती है और डागसाई से निकलती है। ठीक है, डागसाई से ये निकलती है, और आप क्या याद रखेंगे, डागसाई से निकलती है। और ये जो है हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हरियाणा में पिंजौर जिले से यानी कि पंचकुला कालका से जो है ये प्रवेश करती है। और बाहर कहाँ से निकलती है, हरियाणा के सिरसा जिले से जो है ये बाहर निकल जाती है मेरे भाई। ठीक है, सिरसा जिले से बाहर निकल के ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो है प्रवेश कर जाती है। कृष्णावती और दोहन नदी ये दोनों ही कहाँ से निकलती है, दोनों ही नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, पहाड़ियों से निकलती है मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें लिख दी है। उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में डागसाई नामक से होता है। प्रवेश जो है पंचकुला जिले के कालका से करती है। और हरियाणा का निकास यानी कि बाहर कहाँ से निकलती है, कहाँ गया, सिरसा जिले से बाहर निकलती है। और राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में जो है प्रवेश करती है। एवरीथिंग बता रहा हूँ, एवरीथिंग लिख के भी दे रहा हूँ। अब यहाँ से भी कोई बच्चा नहीं कर सकता ना, फिर तो देखो यार दोस्त, आपका जो एम है ना उसी में कमी है मेरे भाई। ठीक है, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल पेड जैसी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया लोकप्रिय मान्यता के अनुसार सन्निहित सरोवर में स्नान करना पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह डैश का मिलन है। किसका मिलन है भाई, सरस्वती नदी और यमुना नदी का नहीं, 7 पवित्र सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 7 पवित्र सरस्वतियों का जो है इसको संगम माना जाता है। सन्निहित सरोवर को 7 पवित्र सरस्वतियों, सप्त सरस्वती का जो है संगम या फिर मिलन स्थान माना जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया बड़खल झील और सूरजकुंड झील डैश जिले में स्थित है। तो ये कहाँ पर अवस्थित हो जाएंगे, फरीदाबाद जिले में अवस्थित हो जाएंगे। बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था, यहाँ पे लिख देता हूँ बड़खल। तो बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था, बड़खल झील का निर्माण 1947 में किया गया था। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था, राजा सूरजपाल के द्वारा जो है करवाया गया था। ये सारी चीजें आपको पता होगी, 10वीं शताब्दी में जो है इसको ये निर्माण करवाया गया था। यहाँ से ही पढ़ लेना, एवरीथिंग डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी है मेरे भाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में बोला गया हरियाणा में एक सदनीय विधानसभा है। इसका मतलब है हरियाणा में एक सदन है। एक सदन कहाँ पर है, एक विधायी सदन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक विधायी सदन का मतलब क्या है, हरियाणा में सिर्फ विधानसभा है। ठीक है, हरियाणा में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद हरियाणा के अंदर नहीं है मेरे भाई। ठीक है, और विधानसभा की बात करोगे तो हरियाणा का विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन हो जाएंगे, राज्यपाल जो है आसिम कुमार घोष हो जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, बताओ फटाफट कमेंट, चलिए मैं ही बता देता हूँ, हरविंदर कल्याण हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, कृष्ण लाल मिड्डा हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है।
बस बता देना तेज चल रहा हूँ या फिर स्लो चलना है, ठीक है। मेरे हिसाब से बिल्कुल स्पीड ओके है, ठीक है। ऐसे ही आपको स्पीड बनानी है और कंसिस्टेंसी बनानी है, हार्डवर्क करना है। 8 से 10 घंटे लगा दो यार, 2 महीने 60 दिन अगर आप भाई 8 से 10 घंटे पढ़ लोगे तो कोई भूचाल नहीं आ जाएगा, कोई पृथ्वी इधर से उधर नहीं होएगी मेरे भाई। लेकिन एक चीज़ चेंज हो जाएगी, आपका करियर चेंज हो जाएगा, आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा मेरे भाई। समझ रहे बात को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया पंचकुला जिला हरियाणा विधानसभा का डैश सीटों वाला जिला है। तो 2 सीटों वाला जिला है। सबसे कम जिला कब सबसे कम आ जाएगा, सबसे कम जो है सीटों वाला जिला है, विधानसभा सीट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सबसे कम यहाँ पे लिख देता हूँ विधानसभा सीट, विधानसभा सीट, ठीक है, विधानसभा सीट। अब दो जिले आपको याद रखने हैं, एक तो पंचकुला और दूसरा कौन सा, दूसरा चरखी दादरी। इन दोनों में कितनी सीटें हैं, इन दोनों में ही 2-2 सीटें हैं, ठीक है। 2 विधानसभा और 2 विधानसभा। सबसे ज्यादा सीट आपसे पूछे किसमें है, तो हिसार में। हिसार में कितनी सीटें हैं, 7 सीटें हैं। ये तीनों जरूर आप याद रखना, डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। अब दोनों मैंने यहाँ पे क्यों लिखे हैं, पंचकुला और चरखी दादरी, क्या पता अगली बार वो आपको पंचकुला ना दे और ऑप्शन में जो है चरखी दादरी लिख के दे दे। आप तो ये सोचो यार पंचकुला तो है ही नहीं, डायरेक्ट आप किस पे लगाओगे, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ये चरखी दादरी में भी 2 ही विधानसभा सीटें हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आराम से बैठ के पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। 20 में क्या बोला गया, हरियाणा में अत्यधिक प्रदूषित बड़े और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से कार्यस्थल की उपयुक्तता के लिए मंजूरी देने वाला सक्षम राजकीय प्राधिकरण कौन सा हो जाएगा, तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग जो है ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब है, मतलब हरियाणा स्टेट के अंदर जो भी कोई उद्योग स्थापित करता है ना, उद्योग, तो उसकी जो पोल्यूशन होता है ना, पोल्यूशन की जांच कौन करता है, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग जो है उसको जांच करता है कि भाई ये इसके कंट्रोल में है या फिर नहीं है। यानी कि सर्टिफिकेट उसको देता है कि आप उद्योग लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में आप सभी जानते हैं पीपल हरियाणा का जो है राजकीय वृक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको पता है हरियाणा का जो है सारी लिख दी है यार, बार बार क्या बताना है। ये देखो, राजकीय वृक्ष हो जाएगा पीपल, राजकीय पशु हो जाएगा काला हिरण, राजकीय पक्षी हो जाएगा काला तीतर, राजकीय पुष्प हो जाएगा कमल और राजकीय खेल हो जाएगा कुश्ती। आई नो ये सभी को पता है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, इनके जो वैज्ञानिक नाम यहाँ पे मैंने लिख के दिए है ना, ये ऐसे ही लिख के नहीं दिए हैं, ये आपको याद करने के लिए लिख के दिए मेरे भाई, ठीक है। यहीं से अब क्वेश्चन जो है पूछने वाला है एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर को पता है बच्चे ने ये रट रखे हैं, राजकीय वृक्ष रट रखा है, ठीक है। राजकीय वृक्ष आपने रट रखा है, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प, ये सभी ने ये आपने रट रखा है। एग्जामिनर भी ये बात जानता है, लेकिन उसको ये पता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ये नहीं जानते इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसीलिए इनको भी रट लेना। आई होप आपको जो है कमल का और जो है काला तितर का पता होगा, बस इसका जो है राजकीय वृक्ष का और जो है इसका राजकीय पशु का याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तो ये आज के हमारे टॉप 21 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा, और वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बस एक काम कर देना मेरे लिए, वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, और कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, एक चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किसके लिए, बस बहुत सारे बच्चे जो है बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बस मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रहा, और रिप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहा, वर्तमान में आपके लिए वर्तमान में 3 सीरीज पर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। 3 सीरीज में आप देख भी रहे होंगे, एक तो नेशनल करंट अफेयर चल रही है, एक कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, और एक हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है। और इतना ही नहीं, इनके एडवांस भी मैं काम कर रहा हूँ। एक तो सीआरपीसी जो आपका फेवरेट टॉपिक है, सीआरपीसी और आईपीसी जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक तो इस पर काम कर रहा हूँ, और एक इस पर काम कर रहा हूँ, एक इंडिया जीके पर। तो इतने पे काम करने के बाद ना यकीन मानिएगा टाइम नहीं मिलता है आपके कमेंट करने के लिए। फिर भी मैं जो है दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ भाई कि आप इतना सारा जो है प्यार मुझे दे रहे हो कमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी वीडियो एक देख रहे हैं या फिर 1000 बच्चा देख रहे हैं, पर एक बच्चा भी अगर प्यार से मुझे कह रहा है ना कि भाई आपका पढ़ाया हुआ सच में समझ आ रहा है मेरे को, तो वो मेरे 1000 बच्चों के लिए, 1000 भाइयों के लिए, 1000 भाइयों जितना है मेरे भाई, ठीक है। भीड़ का कोई मतलब नहीं है, ये तो एक यूट्यूब की एक मान लीजिएगा पॉलिसी है, मतलब ये लगा लो कि भीड़ कहीं ना कहीं एक दिन पहुंच जाती है मेरे भाई, ठीक है। बस आपका क्या मजबूत होना चाहिए, आपका बेस मजबूत होना चाहिए, आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी बनाई रखो। डेफिनेटली आपको सिलेक्शन जो है ना वो 2026 में 2 महीने के बाद अपने आप पता लग जाएगा कि अभी जो आप बैकएंड में मेहनत कर रहे हो ना, इसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है मेरे भाई, ठीक है। तो लगे रहना, जुड़े रहना, और कोई बाकी आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मैं देखता हूँ, कमेंट जरूर देखता हूँ मेरे भाई, ठीक है। ये मत सोचना मैं कमेंट नहीं देखता, जहाँ पर अगर किसी बच्चे का ऐसा होता है ना कि भाई हाँ इसका रिप्लाई जरूर करना है, तो वहाँ पे मैं डेफिनेटली कर भी देता हूँ मेरे भाई, ठीक है। बाकी एक दिन स्पेशली आपके लिए एक स्पेशली वीडियो आपका स्पेशल थैंक्स बोलने के लिए मैं बनाऊँगा, और उस दिन
बढ़िया तरीके से बात करेंगे दोनों भाई मिलके, ठीक है। वो सुना है ना, दो भाई दोनों तबाही, बस वैसा ही काम करना, आपको सिलेक्शन लेना है इस बार 2026 हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में मेरे भाई, ठीक है। चलिए जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।